हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग के विषय में पढ़ेंगे। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है और यहाँ उसका 6वां खंड लिया गया है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। सबसे पहले इस प्रसंग देखिए, इस पद्यांश का सबसे पहले कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से ली गई हैं और इन पंक्तियों के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस पद्यांश में कवि ने बादल को विप्लव और क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया। आह्वान का मतलब उसको पुकारा है, क्योंकि बादल क्रांति के रूप में धरती से शोषण समाप्त कर जो शोषित वर्ग है उनको नव जीवन प्रदान करता है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि बादल का क्रांति के रूप में आह्वान करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, कि वायु रूपी सागर पर, तिरती है समीर सागर, वायु रूपी सागर पर तेरी छाया जो है उसी प्रकार तिरती है जिस प्रकार अस्थिर सुख पर, कि जो हमारे जीवन में जो सुख आते हैं वो अस्थिर होते, कुछ समय के लिए आते, अस्थिर सुख पर, कुछ पलों के सुख पर दुख की छाया, कि जैसे कुछ पलों के सुख पर दुख की छाया तैरती रहती है उसी प्रकार तुम्हारी जो छाया है वो समीर वायु रूपी सागर पर तैरती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि कहता है कि इस संसार के जो दग्ध हृदय, जो जले हुए हृदय हैं, उन पर निर्दयी विप्लव, विप्लव का मतलब क्रांति, जिस प्रकार निर्दयी क्रांति की प्लावित माया, जैसे क्रांति की जो माया उन पर मंडराती रहती है, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, जिस प्रकार युद्ध भूमि में रणतरी मतलब युद्ध रूपी नौका, जिस प्रकार युद्ध भूमि में युद्ध रूपी नौका युद्ध की सामग्री से भरी रहती है, उसी प्रकार भरी आकांक्षाओं से, उसी प्रकार जो शोषित वर्ग है उनका मन में भी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भरी रहती है। अनेक इच्छाओं को लेकर वो तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं शोषित वर्ग। ठीक है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जिस प्रकार बादलों की घन घोर भरी गर्जना को सुनकर सजग सुप्त पृथ्वी के अंदर जो सोए हुए अंकुर हैं वो सिर उठाते हैं उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, जैसे पृथ्वी के अंदर से जो अपने सर को उठाते हुए बाहर निकालते हुए उनके मन में अनेक इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को वो अपने मन में जगाते हुए नव जीवन की, नया जीवन प्राप्त करने की उनके अंदर जो इच्छा है, ऊंचा कर सिर और अपने सिर को ऊंचा करते हुए, मतलब पृथ्वी के गर्भ से जो नव पौधे अंकुरित होते हैं, ताक रहे हैं, वे तुम्हें देख रहे हैं, ताक रहे हैं। ए विप्लव के बादल, कितने ए क्रांतिकारी बादल, तुम्हें धरती के गर्भ से निकले हुए जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, छोटे पौधों का मतलब यहाँ पर किसान लोगों से हैं, जो शोषित वर्ग है उन लोगों से हैं, कि वो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उनके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई हैं। फिर मतलब बार बार गर्जन वर्षण मूसलाधार। कवि कहता है कि बार बार जब बादल गर्जना करते हैं और जब वो मूसलाधार वर्षा करते हैं, मूसलाधार का मतलब घन घोर जब वर्षा करते हैं, हृदय थाम लेता संसार, तो संसार है अपने हृदय को थाम कर बैठ जाता है, क्योंकि वो भयभीत हो उठता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और तुम्हारी वज्र के समान गर्जना को सुनकर असनीपात से सापित उन्नत सत वीर। कहते हैं कि तुम्हारी वज्र रूपी कठोर गर्जना को सुनकर संपूर्ण संसार जब अपना हृदय थाम लेता है,
भयभीत हो उठता है। तो तुम्हारी बिजली गिरने से, असनित पात से सापित, तो तुम्हारी बिजली गिरने से उन्नत सत वीर, वो उन्नति के शिखर पर चढ़े वे जो सैकड़ों सत मतलब जो सैकड़ों वीर पुरुष हैं पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि पर्वत के समान विशाल काय धैर्यवान लोग भी, जिनमें आकाश को छूने की निरंतर होड़ लगी रहती है, सत विसत हत अचल शरीर। और कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम्हारे गर्जना को सुनकर उनका जो शरीर है सत विसित हो चुका है, अचल है उनका शरीर, अचल मतलब पर्वत के समान विशाल हो चुका है उनका शरीर, विसत का मतलब जख्मी हो गया है, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, और वो गगन के छूने की जो उनके अंदर जो स्पर्धा भरी हुई है, वो लोग गगन को छूने की जो उनके अंदर एक इच्छा पनप रही है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। और कवि कहता है कि जब क्रांतिकारी बादलों का आह्वान करता है तो जो किसान वर्ग है, हंसते छोटे जो तबके के जो लोग हैं, उनके चेहरे पर एक खुशी आती है। और जो क्रांति की जो आवाज़ सुनकर उनके लोगों में एक नई उमंग फूटती है, एक जीने की नई इच्छा उनके अंदर जागती है। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे शोभा पाते। जैसे पूंजीपति वर्ग के से वो शोषित जो वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, किसान वर्ग है, वो कहते हैं कि वो हिल हिल अपने हाथों को हिलाते हुए, खिलखिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए कि हे बादल, तुम्हें जो कृषक वर्ग है, जो किसान वर्ग है, तुझे बुलाता है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, क्योंकि क्रांति से केवल जो छोटा वर्ग है उन्हीं को खुशी मिलती है, वही शोभायान होते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है उनके जो महल हैं वो महल नहीं हैं, बल्कि वो तो एक आतंक भवन है। उनमें रहते हुए भी वो डरे हुए सहमे हुए हैं कि कब उनके ऊपर क्रांति हो ना जाए, कब जो शोषित वर्ग है उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा लें। सदा पंख पर ही होता। कवि कहता है कि जिस प्रकार हमेशा कीचड़ पर ही जल विप्लव पलायन, जिस प्रकार कीचड़ पर ही हमेशा बाढ़ अपना जो विनाशकारी प्रभाव दिखाती है, सुंदर प्रफुल्ल जलद से सदा झलकता नीर। और कवि क्या कहता है कि तुम्हारी जो क्रांति है उसकी पूर्ण गर्जना को सुनकर जो सुविधा भोगी जो वर्ग है, विशाल महलों में जो रहते हैं, वो बहुत भयभीत हैं, लेकिन बाढ़ का जो विनाशकारी जो प्रभाव है हमेशा पंख मतलब कीचड़ पर ही होता है। जल विप्लव प्लावन सुंदर प्रफुल्ल जलद से सदा झलकता नीर। कवि कहता है कि उसी प्रकार क्रांति का जो विनाशकारी जो प्रभाव भी बुराई रूपी कीचड़ अर्थात पूंजीपति वर्ग के शोषकों पर ही होता है। और बाढ़ में जो खिले हुए सुंदर प्रफुल्ल जलज, और बाढ़ में जो खिले हुए जो कमल के छोटे जलज का मतलब कमल के जो छोटे छोटे पौधे हैं, सदा झलकता नीर, उनसे हमेशा पानी सदा छलकता रहता है, क्योंकि उन पर कभी भी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो कमल हमेशा कीचड़ में रहता है। ठीक है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। कवि कहता है कि जो छोटा वर्ग है, जो शैशव जो बच्चा है एक, उसका जो शरीर है वो हमेशा कोमल होता है, वो सुख में भी वो दुख में भी हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि क्रांति का उनके जीवन पर कोई भी विनाशकारी प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात शुद्ध को से शुद्ध तोष। कवि कहता है कि जो रुका हुआ जो खजाना है, जो पूंजीपति वर्ग ने जो किसानों का शोषण करके जो अपने घरों को भर लिया है, जो बहुत सारा जो धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, शुद्ध तोष, अभी वो उससे संतोष नहीं है उनके अंदर। अब भी वो तो शुद्ध मतलब छोटा, शुद्ध तोष का मतलब क्या होता है कि अभी भी
के अंदर संतोष रूपी कोई भावना नहीं है। जो सर्वहारा, जो शोषित वर्ग है, उससे तनिक भी वो भयभीत नहीं होते, वे तो विपरीत आनंदित ही होते हैं। इसलिए केवल जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं को डर है, क्योंकि उन्होंने अपने खजानों को भर लिया है। आतंक अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे। धनी वज्र गर्जना से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे। कवि क्रांतिकारी जो बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि जो लोग अंग न अंग से लिपटे, कि जो क्रांति से जो भयभीत जो पूंजीपति वर्ग है, वो अपने जो उनकी जो प्रेमिका है या उनकी जो घरवाली है, उनकी पत्नी है, वो उनके अंगों से लिपट गए हैं, डर की मारी आतंक अंग पर कांप रहे। और वो इस प्रकार डर रहे हैं कि जो क्रांति है उनके खिलाफ होगी और जो शोषक वर्ग है वो उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। धनी वज्र गर्जन से बादल, और कवि कहता है कि बादलों की जो घनघोर गर्जना है, उस गर्जना से को सुनकर जो पूंजीपति वर्ग है त्रस्त नयन मुख ढाप रहे, वो अपने मुखों को ढक रहे हैं, उनको ढाप रहे हैं। जीर्ण बाहु व शीर्ण शरीर, और जो कृषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग से शोषित है, उनकी जो बाहें हैं वो कमज़ोर हो गई, उनका शरीर भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, शीर्ण हो चुका है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, और कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम्हें जो बेचैन जो किसान है वो तुम्हें बुला रहे हैं, हे विप्लव के वीर। और इसलिए अब उनका शरीर निर्बल हो गया है। तो पूंजीपति वर्ग कहता कि चूस लिया है उसका सार, हे विप्लव के वीर, हे क्रांतिकारी बादल। जो क्रांतिकारी बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि जो पूंजीपति जो वर्ग है, उन्होंने किसानों का जो खून चूस लिया, उसका सार मात्र, हाड़ मात्र ही है आधार। उनका केवल हड्डियों का एक ढांचा ही उनके शरीर में अब बच चुका है, उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका इतना ज़्यादा शोषण किया है कि उनका शरीर केवल एक हड्डियों का ढांचा ही बनकर रह गया है। हे जीवन के पारावार, कवि कहता है बादलों को संबोधित करते हुए कि तुम ही इनको नव जीवन प्राप्त करने वाले, अर्थात तुम ही इन शोषक वर्ग के अत्याचारों से मुक्त करके इन किसानों को एक नया जीवन दे सकते हो। भाषा शैली देखिए, इसमें एक चित्रात्मक तथा प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज, तद्भव शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और कवि की यहाँ पर विद्रोह भावना है वो अभी व्यक्त हुई है। मुक्त छंद है इसमें, और भारतीय किसान की जो करुणा अवस्था है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तथा बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। बिंब का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में पढ़ते टाइम वह चित्र अंकित हो जाना बिंब कहलाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।